हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी गद्य उद्भव और विकास, हिंदी बी यानी हिंदी खा को हम करने वाले हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ और आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। और उसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमने पहले से ही आपकी जो हिंदी बी है और हिंदी ए, दोनों हिंदी आपको ऑलरेडी करा रखी है। सारी यूनिट आपको पहले से करा रखी है। अगर आपने ये नहीं देखी है तो आप कृपया करके पहले यूनिट की वीडियो को देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर आपने यूनिट नहीं देखा और आपने सोचा कि पेपर से एक दिन पहले खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लूं, तो आपको उतना फायदा नहीं होगा। क्योंकि कई सारी कहानियां होती है, निबंध होती है, उसमें कुछ कैरेक्टर होते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आपको स्टोरी का ही नहीं पता होगा तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो आप उस पर जरूर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पेपर देखिए, हिंदी बी की बात करने वाले हैं। सेमेस्टर 4 में भी होता है सब्जेक्ट, सेमेस्टर 3 में भी होता है, ठीक है। अब आपके पास जिस सेमेस्टर में आप उसमें आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। तो ये आपके सामने देखिए एक आता है आपका पैसेज आता है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो इस पैसेज का तो आपको पता होगा ये जो आकाशदीप वाली जो कहानी थी, जयशंकर प्रसाद वाली जो कहानी है, ये उसका लिया हुआ है, ठीक है। और ये ह्यूबर्ट वाला अगर आपको पता होगा, वो जो लतिका वाली स्टोरी थी, ये उसमें से लिया हुआ है, ठीक है, परिंदे। तो अगर आपने पहले से स्टोरी पढ़ी है तभी तो आप इसको कर पाओगे। ये देखो सच्चे वीर वाला यानी सच्ची वीरता से ले रखा है। तो अगर आपने पहले से सही तरीके से पढ़ा हुआ है तब आप इनको कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। और देखो ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को करते हैं। सीधा हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। संस्मरण जो विधा है, इसके उद्भव और विकास के बारे में आपको बताना है। देखिए, गद्य की विधा जो होती है कई सारी होती है, जिसमें आपका कहानी भी आ जाता है, निबंध भी आ जाता है, एकांकी भी आ जाता है, संस्मरण भी आ जाता है, ठीक है, उपन्यास भी आ जाता है। ये सब गद्य की विधाएं होती हैं। अब इस विधा में से संस्मरण विधा के बारे में हमको जानना है और इसका उद्भव कैसे हुआ था, इसका विकास कैसे हुआ, इसको समझना है। संस्मरण क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ। संस्मरण में क्या होता है, स्मृति के आधार पर लिखा जाता है। स्मृति यानी कि याद के आधार पर, ठीक है। स्मृति के आधार पे यानी कि याद के आधार पे। जैसे मान लो आप हो, आप लेखक हो, ठीक है। आपका कोई प्रिय मित्र रहा है, आपका कोई दोस्त रहा है, या फिर किसी के बारे में भी, आपको कोई रिश्तेदार हो गया, कोई कजन वगैरह हो गया, जो भी है, आप जिस जो उसके बारे में आपने जो भी बचपन से देखा, ठीक है, जो भी आपने समझा, उसके अंदर जो गुण आपको लगे, अगर आपने उसके बारे में लिख दिया अपनी यादों के आधार पे सारी सच्ची घटनाएं, तो वो संस्मरण कहलाता है, ठीक है। संस्मरण ऐसे ही किसी के बारे में नहीं लिख दिया जाता है, किसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी कहानी लोगों को झकझोर के रख दे, ठीक है, ऐसे लोगों के बारे में लिखा जाता है। आगे चलते हैं, समझते हैं। तो देखिए, संस्मरण जो है ना, ये रेखा चित्र से काफी मिलता जुलता है। इन रेखा चित्र और संस्मरण में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, काफी छोटा सा अंतर है। कुछ विद्वान तो ऐसे हैं जो इन दोनों विधाओं को एक दूसरे के पूरक विधा मानते हैं, ठीक है। लेकिन संस्मरण अलग है और जो रेखा चित्र होता है वो अपने आप में अलग होता है। यहाँ पे हमें केवल और केवल संस्मरण की बात करनी है, तो रेखा चित्र को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, संस्मरण का सामान्य जो अर्थ होता है वो होता है सम्यक स्मरण, यानी जो चीज हमको याद हो। सामान्यतः क्या होता है, इसमें चारित्रिक गुणों से युक्त किसी महान व्यक्ति को याद करते हुए उसका जो परिवेश है उसके बारे में उसका वर्णन किया जाता है, ठीक है। मैंने कहा था ना कि किसी के बारे में भी नहीं लिख देना, वो फेमस पर्सनैलिटी होनी चाहिए, या फिर लेखक के नजरिए में वो एक महान व्यक्तित्व होना चाहिए, तब उसके चरित्र के गुणों के बारे में वो लिखता है, ठीक है। इसमें लेखक जो है स्वानुभूत विषय का यशावत अंकन ना करके उसमें पुनर्सृजन करता है। कहने का मतलब ये है कि जो लेखक होता है ना, अपनी मर्जी से नहीं लिखता उसमें कुछ भी। जो जो उसको याद होता है उसके बारे में, जो जो उसको पता होता है, जो सच्ची घटनाएं होती है उसके बारे में लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, इसकी बात करते हैं इसके आरंभिक युग, यानी कब इसकी शुरुआत होती है। तो बाल मुकुंद गुप्त ये जो थे, इनके द्वारा सन 1907 में प्रताप नारायण मिश्र पर लिखे संस्मरण को हिंदी का पहला संस्मरण माना जाता है, ठीक है। जो बाल मुकुंद गुप्त जी थे, इन्होंने प्रताप नारायण मिश्र पर पहला संस्मरण लिखा था, इसी को पहला संस्मरण माना जाता है। बाद में इस काल की एकमात्र संस्मरण पुस्तक हरिओद जो थे, इन पर केंद्रित गुप्त जी द्वारा लिखित हरिओद के संस्मरण के नाम से प्रकाशित हुई थी। इसमें हरिओद जी जो है, इनके वर्ण विषय को बनाकर 15 संस्मरण की रचना की गई थी, ठीक है। तो संस्मरण की शुरुआत कहाँ से होती है, बाल मुकुंद गुप्त से होती है, ठीक है। कब होती है, 1907 में होती है। फिर बात करते हैं, अब संस्मरण तो स्टार्ट हो चुका है, द्विवेदी युग की बात करते हैं। तो हिंदी की जो पत्र पत्रिका है, इसमें गद्य की विधा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह जो है
कहीं ना कहीं संस्मरण करते हैं। ठीक है, तो सरस्वती जो जो द्विवेदी जी थे, ठीक है, अब यहाँ पे दो द्विवेदी है, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी और एक महावीर प्रसाद। अब दोनों अलग अलग है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने यहाँ पे महावीर प्रसाद लिखा है। ठीक है, तो इन ये सरस्वती नामक जो पत्रिका थी इसमें लिखा करते थे। तो इसमें इन्होंने कई सारे संस्मरण लिखे थे। इन्होंने अपने साथी लेखकों को नई गद्य विधाओं के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, इनके साथी लेखक जो थे उनको भी प्रेरित किया कि जो नई गद्य विधाएं हैं उसमें वो भी लिखें। तो इस समय के जो प्रमुख संस्मरण थे वो लेखकों में द्विवेदी जी के अलावा राम कुमार जो खेमका है, काशी प्रसाद जायसवाल है, श्याम सुंदर दास है, इन्होंने भी लिखे हैं। ठीक है, यानी कि द्विवेदी जी के अलावा भी इन्होंने संस्मरण लिखे हैं। श्याम सुंदर दास ने लाला भगवानी भगवान दीन पर रोचक संस्मरण लिखा है। फिर अपने समकालीन साहित्यकारों पे संस्मरण लेखन की उस समय आरंभ हुई परंपरा आज तक चली आ रही है। अब देखिए होता क्या था कि जैसे समकालीन, मान लो कोई लेखक है, ठीक उसी के काल में कोई दूसरा भी लेखक है, मान लीजिए वो दोनों मित्र हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो हो सकता है कि ये लेखक अपने मित्र पे ही संस्मरण लिख दे या दूसरा लेखक अपने मित्र पे लिख दे। तो उस समय में ये चीजें चलती थी और आज भी ऐसा होता है। ठीक है, इसके बाद आता है छायावादोत्तर युग। इसमें क्या था कि रेखा चित्र की तरह संस्मरण को गद्य की विशिष्ट विधा के रूप में स्थापित करने की दिशा में पद्म सिंह शर्मा जो हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, इनका जो संस्मरण है प्रबंध मंजरी और पद्म पराग इसमें संकलित किए गए, यानी प्रबंध मंजरी और पद्म पराग जो था इसमें इनके लिखे हुए संकलन को छापा गया था, पब्लिश किया गया था। ठीक है, महादेवी वर्मा जो थे इन्होंने भी अपने संस्मरण में अपने जीवन में आए जो अनमोल पल थे उसमें पथ के साथी में संकलन किया है। जैसे आप गुंगिया पढ़ोगे, लास्ट जो चैप्टर गुंगिया, गुंगिया पथ के साथी में आप देखोगे लिखा है। इसके अलावा महादेवी वर्मा ने सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो पथ के साथी में जो जो उनके साथी रही हैं उन सब के बारे में इन्होंने लिखा है। निराला की बात करें तो इन्होंने बिल्ले सुकर, बकरिया और कुल्ली भाट में जो संस्मरण और रेखा चित्र थे उसको लिखा हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारे लेखक ऐसे थे जिन्होंने अपने साथी लेखकों के बारे में संस्मरण जो था वो लिखा था। ठीक है, अब बात करते हैं आजादी के बाद, यानी 1947 के बाद के समय में जो आए संस्मरण है। ठीक है, तो सन 1950 के आसपास का जो समय था संस्मरण लेखन की दृष्टि से देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण समय था। इस समय में क्या था, ज्यादातर जो लेखक थे वो संस्मरण लिखा करते थे। ठीक है, बनारसी दास चतुर्वेदी के संस्मरण लेखन हो गए, या फिर इनके अलावा जो अन्य साहित्यकार थे उन्होंने भी कई सारे संस्मरण लिखे थे। ठीक है, इनके जो संस्मरण होते थे वो रोचकता के लिए विशेष प्रसिद्ध थे, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होते थे, बहुत ही रोचक होते थे। इनकी जो शैली थी वर्णनात्मक थी, यानी वर्णन करते थे, डिटेल में बताते थे। भाषा इनकी बहुत ही सरल थी, सिंपल थी, कोई भी पढ़ के समझ सकता था। फिर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये अपनी कृतियां भूले हुए चेहरे तथा दीप जले शंख, ठीक है, बजे, इसके कारण इस समय क्या था, बहुत सारे मतलब महत्वपूर्ण संस्मरण के लेखक आ जाते हैं और सबने नए नए प्रकार के संस्मरण लिखे। उपेंद्र नाथ अश्क जो थे, इन्होंने मंटो मेरा दुश्मन प्रकाशित हुआ था इनका, जो इन्होंने लिखा था, जिसका साहित्यिक और गैर साहित्यिक दोनों स्थानों पे कहीं ना कहीं बहुत स्वागत हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया था। ठीक है, तो ये थे संस्मरण। संस्मरण में हमने क्या क्या पढ़ा, संस्मरण क्या होता है, आरंभिक युग यानी कि कब से शुरुआत होती है, 1907 से शुरुआत होती है। फिर द्विवेदी युग में कैसे संस्मरण आते हैं, छायावाद के बाद वाले युग में क्या थे, स्वतंत्रता के बाद क्या थे। ठीक है, सारे प्रकार के संस्मरण को हमने पढ़ लिया, तो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन जो है जीवनी का सामान्य परिचय। देखिए देखिए मैंने ऊपर स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है लेकिन ये बहुत धुंधला है, आप अच्छे से नहीं देख पा रहे हो, इसीलिए सेम क्वेश्चन मैंने नीचे टाइप कर दिया है। ठीक है, ताकि आपको ये लगे कि भाई ये क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जीवनी क्या होती है इसको समझ लेते हैं। देखिए जीवनी की अगर सिंपल परिभाषा, आपने सबने किसी ना किसी की जीवनी तो पढ़ी होगी। तो जीवनी एक साहित्यिक रचना है। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति के जीवन की जो घटना होती है, उसके जो अनुभव होते हैं, उसकी जो उपलब्धियां होती हैं, ठीक है, उसकी जो जो उसने प्राप्त किया है, उसने अवार्ड वगैरह प्राप्त करे हैं, तो वो सब, और उसके जीवन के संघर्ष, समाज में उसका योगदान, उसको पूरा क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। ठीक है, डिटेल में, यानी ये व्यक्ति, मान लो जैसे जयशंकर प्रसाद थे, इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म कहाँ पे हुआ, इनकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ पे हुई, ठीक है, इन्होंने कौन सी कहानियां लिखी, कौन से उपन्यास लिखे, कब लिखे, कितनी पढ़ाई करी थी, कब इनकी मृत्यु होती है, इनकी इनकी इनके इनका विवाह कब हुआ, किससे हुआ, बहुत सारी चीजें डिटेल में किसी के बारे में बताया जाता है, इसको जीवनी कहा जाता है। ठीक है, लोग उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, उनके संघर्षों को पढ़ते हैं और उनसे प्रेरित होते हैं। ठीक है, मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट है कि जीवनी का उद्देश्य। तो प्रेरणादायक जीवन के माध्यम से जो पाठक होते हैं ना वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड हो जाते हैं। ऐतिहासिक तथ्य और घटनाओं को संरक्षित रखना,
ठीक है। क्या होता है जीवनी का उद्देश्य, क्या होता है कि जो जो उसको पढ़ने वाले हैं वो उनसे मोटिवेट हों, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, तथ्यों के बारे में, फैक्ट के बारे में इनको जानकारी मिले। महान जो व्यक्ति थे उनकी जो सोच थी, उनके जो इंटरेस्ट थे, उनका जो काम करने का तरीका था, उनकी जो लाइफ के प्रति जो फिलोसफी थी, जीवन दर्शन था, उसको बारे में उनको जानकारी मिल सके। युवा पीढ़ी जो है उसको नैतिक मूल्य और संघर्षशीलता की शिक्षा देना इसका उद्देश्य होता है। अब जीवनी की क्या विशेषता होती है, तो देखिए तथ्यात्मक होता है। जीवनी में कुछ भी ऊल जलूल नहीं लिखा जाता, जो भी लिखा जाता है वो सत्य लिखा जाता है। कब जन्म हुआ, कहाँ पे जन्म हुआ, ठीक है, पिता का नाम, माता का नाम, एजुकेशन, शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी, सब कुछ सत्य है। एक भी शब्द उसमें झूठ नहीं लिखा जाता है। तो जीवनी में जो जानकारी दी जाती है वो सत्य होती है और प्रामाणिक होती है, इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। ठीक है। फिर क्रमबद्धता, यानी घटनाएं जो होती है जीवन के क्रम के अनुसार प्रस्तुत की जाती है। जैसे सबसे पहले जन्म बताया जाएगा, फिर उस जन्म के बाद शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी, फिर कहाँ पे काम किया, क्या संघर्ष था, ठीक है, कौन से अवार्ड मिले या नहीं मिले, वो सारी चीजें पूरे क्रम से लिखी जाती है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले लिख दो कि भाई फलाना जो राइटर था उसकी डेथ इतनी तारीख को हुई। ऐसे नहीं होती शुरुआत, कि आप सीधा डेथ ही बता दो। उसका जन्म, उसके माता पिता, ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल क्रम से बताया जाता है। प्रेरणा, ये पाठकों को किसी महान व्यक्ति की सोच और संघर्ष के बारे में प्रेरणा देती है। शैली, जीवनी जो लेखन होता है उसकी शैली जो होती है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, सूचनात्मक होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बढ़ा चढ़ा के ज्यादा चीजें लिखें, बिल्कुल टू द पॉइंट सटीक लिखा जाता है। ठीक है। फिर विस्तार, इसमें केवल घटनाएं नहीं बल्कि उन घटनाओं के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभाव का भी वर्णन होता है। ठीक है। फिर जीवनी लेखन के मुख्य बिंदु क्या क्या है, देखो क्या क्या लिखा जाता है। व्यक्ति का परिचय लिखा जाता है, उसका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, यानी जन्म स्थान भी लिखा जाता है, जन्म की तिथि भी लिखी जाती है, परिवार के बारे में बताया जाता है, शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, फिर माध्यमिक शिक्षा कहाँ से हुई, कॉलेज वॉलेज पढ़ा तो कहाँ से पढ़ा, ठीक है, स्नातक कहाँ से किया, फिर कार्य क्षेत्र यानी कहाँ पे वो काम करते थे, अवार्ड, मान लो कई सारे लेखक हैं उनको बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, ठीक है, तो कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त हुई वो लिखा जाता है, संघर्ष और चुनौतियों के बारे में बताया जाता है, समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, उनकी कौन कौन सी कहानियां थी, क्या उससे प्रभाव पड़ता है ये बताया जाता है, उनकी विचारधारा और जीवन दर्शन में पता लगता है। मृत्यु, मान लो अगर वो मर गया है, कोई ऐसा लेखक है जिसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसकी मृत्यु भी लिखी जाती है। मान लो कोई ऐसा लेखक है जिसकी मृत्यु नहीं हुई तो फिर वहां पे मृत्यु नहीं लिखा जाता। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, आकाशदीप जो कहानी है, इसके जो नायक हैं बुद्धगुप्त, इनके आपको चरित्र की विशेषता बतानी है। अगर आपने आकाशदीप कहानी नहीं देखी है तो आप बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने सारी यूनिट करा रखी है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सारी यूनिट की प्लेलिस्ट में आपको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जाके जरूर देख के जाना। ठीक है। अब चलते हैं आगे, आकाशदीप को समझते हैं। तो देखिए आकाशदीप जो कहानी थी इसमें वैसे तो कई सारे कैरेक्टर थे, लेकिन मेन जो कैरेक्टर है ना वो बुद्धगुप्त और चंपा है। चंपा के पिता की डेथ हो जाती है तो ये ज्यादा लंबे समय तक है नहीं, मणिभद्र को भी मार दिया जाता है, तो ये भी, इसको हरा दिया जाता है तो ये भी लंबे समय तक नहीं है। ठीक है। तो मेन जो कैरेक्टर है ये दोनों कैरेक्टर हैं, इसके बारे में देखते हैं। आकाशदीप कहानी के नायक जो थे वो बुद्धगुप्त है। वो एक जटिल और बहुआयामी चरित्र है, यानी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। ठीक है। उसके व्यक्तित्व में कई ऐसे गुण हैं जो उसे एक संघर्षशील, कर्मठ और भावनात्मक रूप से कठोर पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है। तो आखिर ये बुद्धगुप्त क्या है, कौन है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए बुद्धगुप्त जो था ना, ये बहुत ही साहसी व्यक्ति है, यानी कि ये एक जलदस्यु था। जलदस्यु मतलब जो समुद्र में जो लुटेरे टाइप के नहीं होते, जो समुद्री जहाजों को लूट लेते हैं, इस टाइप का व्यक्ति था और यही काम करता था। ये क्या करता था, जोखिम उठाता था और समुद्री जो लूटपाट है वो करता था। बाद में ये पोत पर हमला करता था। ठीक है। तो मणिभद्र जो था इसको इसने पराजित किया था। मणिभद्र ने क्या किया था, इसके जो चंपा है उसके पिता को भी, मतलब उसका पिता वहां पे काम करता था। जब उसके पिता की डेथ हो जाती है तो मणिभद्र जो था एक गंदा इंसान था, तो वो कहीं ना कहीं उस लड़की से यानी चंपा से कुछ गलत मांग करता है। क्या मांग करता है वो आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। वो लड़की मना कर देती है उसे। ठीक है। तो इस तरीके की चीजें थी। तो ये क्या करते हैं, बुद्धगुप्त और चंपा मिलकर इसको पराजित कर देते हैं। ठीक है। ये एक साहसी व्यक्ति था तो इसके साहस और रणनीतिक कौशल भी यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर ये नेतृत्वशील भी था क्योंकि ये लीडरशिप वाली क्वालिटी थी। मणिभद्र की पराजय के बाद पोत का खुद स्वामी बन जाता है और द्वीप का जो शासन व्यवस्था है उसको संगठित करता है। बाली द्वीप, जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, ये जो अलग अलग द्वीप थे इन सबको संगठित करता है, वहां पे प्रशासन चलाता है यानी शासन भी चलाता है। तो इससे क्या पता लगता है कि इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी थी। ठीक है। परिश्रमी, यानी कि वो मेहनती बहुत था। ठीक है। बुद्धगुप्त जो था वो केवल बल के द्वारा नहीं बल्कि अपनी मेहनत
और पुरुषार्थ से अपने राज्य का निर्माण करता है। इसने एक उजड़ा हुए द्वीप समृद्ध बना दिया और चंपा को उसकी रानी बना दिया। अब यहाँ पे आपको एक और चीज समझनी है जो आपको यहाँ पे नहीं दिखाया गया। देखिए, ये मेहनती बहुत था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये अपनी जो जलदस्यु वाली लाइफ थी, यानी जो पहले ये लूट मार करता था, अब ये उसको भी छोड़ चुका है। अब क्या है, इसने एक द्वीप को बसाया, वहां का शासक बन गया। वहां पे जो चंपा थी, जिससे वो प्रेम करता था, चंपा से वो प्यार करता था, और चंपा भी उससे प्यार करती थी, ठीक है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उसने उसको वहां की रानी बना दिया। अब आगे स्टोरी और तगड़ी होने वाली है, ठीक है। देखिए, कर्तव्यनिष्ठ, यानी कि वो अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाता है। शासन, सुरक्षा, प्रशासन, सभी क्षेत्रों में बिल्कुल एक्टिव रहता है। ये केवल विजय नहीं चाहता, मतलब केवल जीतना नहीं चाहता, बल्कि व्यवस्था और विकास दोनों चाहता था। तो ये कर्तव्यनिष्ठ भी था। कठोर और संवेदनहीन, चंपा को ऐसा लगता है कि बुद्धगुप्त के भीतर करुणा और कोमलता का अभाव है, यानी कि उसके अंदर दया नाम की कोई चीज है ही नहीं। आकाशदीप को लेकर की गई उसकी जो कठोर टिप्पणी है, उसकी भावनात्मक कठोरता को दर्शाती है। होता क्या है कि चंपा जो होती है, वो कहीं ना कहीं बुद्धगुप्त से प्यार करने लगती है। अब चंपा को ये बात पता है, चंपा को ऐसा लगता है कि बुद्धगुप्त ने उसके पिता की हत्या करी, यानी चंपा के पिता का हत्यारा है बुद्धगुप्त। ऐसा किसको लगता है? चंपा को लगता है। बुद्धगुप्त क्या बोलता है कि भाई, मैंने तुम्हारे पिता की हत्या नहीं करी, किसी दूसरे जलदस्यु ने, यानी किसी दूसरे समुद्री लुटेरे ने करी होगी हत्या, मैंने तो नहीं करी। लेकिन चंपा नहीं मानती इस बात को, कहती है तुम ही मेरे पिता के हत्यारे हो। अब उसके कहीं ना कहीं चंपा के मन में एक भाव होता है कि इससे बदला लेना है, ठीक है, उससे बदला लेना चाहती है। लेकिन होता क्या है कि वो उससे बदला भी लेना चाहती है, लेकिन उसे उससे प्रेम भी हो जाता है। अब प्रेम हो जाता है तो उसकी वजह से समस्या ये आ जाती है कि वो उसे बदला लेने की भावना को छोड़ देती है, और जो उसका कृपाण होता है वो अपने कृपाण को जल में यानी पानी में फेंक देती है, ठीक है। और उसको ऐसा लगता है कि ये जो है, मतलब जो बुद्धगुप्त है, ये बहुत ही कठोर है और बिल्कुल ही संवेदनहीन है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रेमशील लेकिन अभिव्यक्ति में कमजोर, वह चंपा से प्रेम करता है, यानी प्रेम तो भाई बुद्धगुप्त भी करता है और चंपा भी करती है। विवाह का प्रस्ताव भी रख देता है उसके सामने, लेकिन अपनी भावनाओं को वो अच्छे तरीके से प्रकट नहीं कर पाता। वो अपने प्रेम को सत्ता, सेवा और सुरक्षा में बदलकर व्यक्त करता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चंपा को ये चीजें पसंद नहीं आती है, ठीक है। आगे देखो, अपराध बोध से मुक्त या निष्पक्ष, चंपा के पिता की मृत्यु का जिम्मेदार वो खुद को नहीं मानता, बल्कि उसे अन्य दस्युओं की करतूत बताता है, ठीक है। जब उसको चंपा कहती है ना कि तुमने मेरे पिता की हत्या करी है, तो वो इस बात को नहीं मानता है। वो कहता है मैंने नहीं करी, बल्कि किसी दूसरे दस्यु ने करी होगी, जल दस्यु ने, ठीक है। वो चंपा को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करता है कि उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन चंपा उसकी बात नहीं मानती है। त्यागी और विनम्र, कहानी के अंत में आप देखते हो कि जब चंपा उसके साथ भारत चलने से मना कर देती है, तो वह मजबूर नहीं करता, उसको फोर्स नहीं करता बिल्कुल भी, बल्कि शांति से उसकी बात को मानता है और द्वीप में उसको छोड़ देता है, ठीक है, उसी द्वीप में उसको छोड़ देता है। और त्याग और आत्म संयम को दर्शाता है कि मतलब उसे प्रेम करता है, लेकिन प्रेम के बाद भी उसको छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी रहती है और ऐसे ऐसे हुआ था। अब यहाँ पे आपसे जो पूछा था, इसी तरीके से आपको पॉइंट पे बताना है, ठीक है। निष्कर्ष आप जरूर बताएं। ये निष्कर्ष तो आप देख लीजिए, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, आप इसको देख लीजिए। आप जो भी क्वेश्चन करोगे ना, तो उसके लास्ट में एक 4 लाइन का कम से कम निष्कर्ष जरूर लिख के आना पेपर में, ठीक है। उससे आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आएंगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, आकाशदीप जो कहानी है इसकी तात्विक समीक्षा कीजिए, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन पेपर में वो पूछा हुआ था, हो सकता है पेपर में आपके ये आ जाए। तो देखिए, जैसे कहानी के तत्व बताने होते हैं इसमें, तो सबसे पहला आता है आपका कथानक, यानी कि विषय वस्तु, कंटेंट क्या है कहानी का। फिर आपके पात्र आते हैं, यानी कैरेक्टर आते हैं। फिर आप उसकी भाषा शैली को बताओगे, डायलॉग्स को बताओगे, वातावरण बताओगे किस काल का है वो, उसका उद्देश्य बताओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें बतानी होती है। तो चलिए सबसे पहले कथानक की बात करते हैं। कथानक मतलब कंटेंट, कहानी का कंटेंट क्या है। तो आकाशदीप जो कहानी है, इसकी कथा वस्तु जो है इतिहास की पृष्ठभूमि पे आधारित है, ठीक है। कभी एक इतिहास में कभी ऐसा होता था ना कि समुद्री लुटेरे हुआ करते थे, जो वहां पे जलपोत या फिर जो नाव वगैरह होती थी उसको लूट लिया करते थे, तब की ये कहानी है। इसमें दो बंधक होते हैं, क्योंकि बुद्धगुप्त और चंपा जो शुरू में क्या होते हैं, बंधक होते हैं। जब ये छूट जाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, वहां की स्टोरी है। और ये दोनों एक ही जलपोत पे बंदी होते हैं, यानी कि किडनैप किए जाते हैं। आंधी और तूफान में ये अपने पराक्रम और परस्पर सहयोग से मुक्त होते हैं और एक अनजान द्वीप पे पहुंच जाते हैं, जहां पे अपनी लाइफ को गुजारने लगते हैं। लगभग 5 वर्षों तक ये साथ भी रहते हैं, दोनों के बीच में प्रेम भी हो जाता है। लेकिन चंपा के मन में ये बात होती है कि बुद्धगुप्त जो है उसके पिता का हत्यारा है। अब बुद्धगुप्त जो है चंपा को भाई समझाने की कोशिश भी करता है
कि नहीं मैं तुम्हारे पिता का हत्यारा नहीं हूँ, लेकिन नहीं मानता। बुद्धगुप्त जो था चंपा पे मुग्ध था, लेकिन चंपा उससे अलग रहना चाहती थी। चंपा के हृदय में प्रेम और घृणा दोनों थी, यानी वो प्रेम भी करती थी उससे, लेकिन उसे घृणा भी करती थी। घृणा क्यों करती थी? क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता का हत्यारा है, और प्रेम इसलिए करती थी क्योंकि भाई कहीं ना कहीं उसको बचाने में इसका हाथ था। तो ये चंपा के मन का अंतर्द्वंद था, यानी उस एक द्वंद में जी रही थी। बुद्धगुप्त जो है चंपा को विश्वास दिलाने का बहुत प्रयास करता है कि वो उसका पिता का हत्यारा नहीं है, किसी दूसरे जलदस्युओं ने उसकी हत्या की होगी, लेकिन वो नहीं मानती है। ठीक है। किंतु चंपा अपने प्रेम को दबाकर बुद्धगुप्त के विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। जब वो उसे शादी को कहता है तो वो मना कर देती है। वह बुद्धगुप्त के साथ वापस अपने देश आने से भी मना कर देती है, और एक असफल प्रेमी के रूप में हताश होकर चंपा उसी द्वीप में उसको छोड़ आता है। ठीक है, वो चंपा को छोड़ आता है। तो ये जो स्टोरी है ना, वैसे तो सारी स्टोरियों की एंडिंग बहुत अच्छी होती है, हैप्पी एंडिंग, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। दो प्रेमी होते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन एंड में क्या होता है, एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, ऐसी स्टोरी है। कैरेक्टर की बात करते हैं। कैरेक्टर देखें तो वैसे तो इसमें कई सारे कैरेक्टर हैं, जैसे चंपा और बुद्धगुप्त, लेकिन यही इसके मेन कैरेक्टर हैं। चंपा के पिता की भी बातें आती है, लेकिन इनकी हत्या हो गई होती है तो ज्यादा इनका जिक्र नहीं है। मणिभद्र जो कि एक गलत किस्म का इंसान था, ये गौण पात्र है, यानी कि थोड़ा बहुत इसका इसकी चर्चा है, बाकी ये भी खत्म हो जाता है। ठीक है। प्रेम और आदर्श के बीच में द्वंद में नायिका जी रही है, यानी एक तरफ प्रेम है जो बुद्धगुप्त से प्यार करती है, दूसरी तरफ द्वंद है क्योंकि वो उसके पिता का हत्यारा है, कैसे उससे प्यार कर सकती है, कैसे उससे विवाह कर सकती है, वो इस चीज में जी रही होती है। चंपा एक निर्भीक लड़की है, साहसी लड़की है। बुद्धगुप्त जो है जलदस्यु है, यानी लुटेरा है, लेकिन बाद में वो ये गलत काम छोड़ देता है। और नायिका जो है इस कहानी में प्रेम और घृणा एक साथ करती है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। संवाद की बात करते हैं तो प्रसाद जो है, जयशंकर प्रसाद, एक कहानीकार होने के साथ साथ नाटककार है, तो इनकी जो संवाद होती है ना वो बहुत तगड़े होते हैं, यानी संवाद योजना पर भी इनका अधिकार है, यानी पूरा कंट्रोल है, नियंत्रण है। बहुत अच्छे संवाद ये लिखते हैं। कहानी की कथा वस्तु अगर कंटेंट की बात करें तो उसको गति प्रदान करने में संवाद जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवाद संक्षिप्त है, पात्रों के अनुकूल है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत ही मतलब जिसके कारण ये कहानी जो होती है बहुत अच्छी लगती है। इसमें नाटकीयता और मनोवैज्ञानिकता का भाव भी आपको देखने को मिलता है। संवाद के ये सभी तत्व जो है इस कहानी में आप एक साथ देख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वातावरण और परिवेश की बात करते हैं तो ये आकाशदीप जो कहानी है, ये शताब्दियों पूर्व, मतलब बहुत शताब्दियों पहले की ये घटना है, कहानी है। जब भारतीय व्यापारी जावा, सुमात्रा और बाली और सिंगल जैसे द्वीप में व्यापार के लिए जाते थे, कई बार क्या होता था उनको बीच में ही लूट लिया जाता था। ठीक है, समुद्री लुटेरों के द्वारा, जिसको जलदस्यु कहा जाता है। ठीक है, इस कहानी में प्रसाद ने कल्पना और इतिहास का मिश्रण किया है, क्योंकि काल्पनिक भी है और ऐतिहासिक भी है, दोनों चीजें आपको दिखती हैं। इतिहास कम है लेकिन कल्पना इसमें काफी ज्यादा है। ठीक है, इतिहास के रूप में प्राचीन देश और नगरों के नाम जैसे बाली, जावा, सुमात्रा वगैरह ये सब आपको देखने को मिलती है। इस देश और काल को जीवंत बनाने के लिए प्रसाद ने संस्कृत भाषा का के शब्द जो है उसका भी इसमें यूज किया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल है तारक खचित नील अंबर, समुद्र के अवकाश के पवन उधम मचा रहा था। ऐसे ऐसे शब्द है जिसमें आपको संस्कृत के शब्द देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आप पढ़ सकते हो। उद्देश्य की बात करते हैं तो ये कहानी जो है कई स्तर पर भीतर छिपे भाव को प्रकट करती है। चंपा के भीतर जो भाव छिपे हुए हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ये कहानी जो है देश प्रेम और आदर्शों को भी स्थापित करने वाली ऐतिहासिक रोमानी कहानी है। ये कहानी का प्रमुख जो उद्देश्य है, यही कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, चंपा की आदर्शवादिता देखने को मिलती है कि एक तरफ उसे उससे प्रेम भी है, लेकिन प्रेम को अस्वीकार कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वो उसको अपने पति का हत्यारा मानती है। वो चाहती है उसको मार देना, लेकिन उसको मारती नहीं है, उसको छोड़ देती है। ठीक है, क्योंकि उसे प्रेम भी करती है। तो बुद्धगुप्त के लिए मर सकने वाली चंपा उससे घृणा भी बहुत करती है, यानी प्यार भी बहुत करती है और घृणा भी बहुत करती है। प्रसाद की आदर्शवादी भावना इस कहानी में चंपा के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चंपा जो है बुद्धगुप्त के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। क्यों ठुकराती है आपको कारण पता है, क्योंकि उसे उसे अपने पिता का हत्यारा मानती है। तो आपको ये सारे भाव इसमें देखने को मिलते हैं। आकाशदीप कहानी की भाषा शैली बताइए, ये अगला क्वेश्चन है। हो सकता है पेपर में आपसे भाषा शैली पूछ लें, तो भाषा शैली आए तो आपको ऐसे बताना है कि भाषा की दृष्टि से ये जो कहानी है बहुत ही बेहतरीन रचना है। काव्यात्मक शैली का यूज किया गया है। ठीक है, और छायावादी कवि हैं, आपको पता ही है, जयशंकर प्रसाद, तो इनकी शब्दावली जो है वो भाववाचक है। और
इनकी भाषा शैली जो है इसमें आपको स्वच्छंदतावादी कवि ये लगेंगे, जैसा दिल करता है वैसा ये लिखते हैं, ठीक है। अपनी कहानी में व्यंग्यात्मकता या कई जगह पे व्यंग भी देखने को मिलता है, अलंकारों का भी यूज देखने को मिलता है, संस्कृत शब्दों का, तत्सम शब्दों का भी इस्तेमाल काफी देखने को मिलता है, ठीक है। इनकी जो भाषा है उसमें अलंकारिकता देखने को मिलेगी, भावुकता देखने को मिलेगी, सरसता देखने को मिलेगी, ठीक है, चित्रात्मकता, प्रतीकात्मकता ये देखने को मिलेगी। तो ये जो प्रसाद जी है उनकी कहानी की सबसे बेस्ट रचनाओं में इसका नाम आता है, ठीक है। अब भाषा शैली को आप शॉर्ट में लिख सकते हो, तत्सम शब्द यूज किए गए हैं, भाषा सरल और सहज है, व्यंग्यात्मक भाषा है, मुहावरा का प्रयोग किया गया है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, विस्तृत शब्द भंडार है, गंभीर और प्रौढ़ भाषा है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निर्मल वर्मा की जो कहानी है परिंदे, इसकी मूल संवेदना आपको बतानी है। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आई होप आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो उसको पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। परिंदे कहानी जो है इसमें कई सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन दो मेन कैरेक्टर हैं। हालांकि ग्रीस नेगी जो थे इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और लतिका, लतिका जो है ग्रीस नेगी से प्रेम करती है। अब होता क्या है भाई कि इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन लतिका जो होती है इनकी यादों से अपने आप को दूर नहीं कर पाती है और पूरा जीवन इनकी यादों में बिताती है, जिसकी वजह से काफी इनके जीवन में मुश्किलें आती हैं, ठीक है। ये पूरी स्टोरी में है, चलिए समझते हैं। परिंदे कहानी के माध्यम से जो निर्मल वर्मा है वो यही संदेश देते हैं कि अतीत का मोह व्यर्थ है, कि अतीत में जो घटनाएं हो गई अगर हम उसको देखकर रोते रहें तो ये चीज गलत है। इस ठहराव का अनुभव मनुष्य के जीवन में हताशा और निराशा के अलावा कुछ नहीं लाता। फॉर एग्जाम्पल, लतिका जो है, लतिका प्रेम करती हैं किसी व्यक्ति से, अब उस व्यक्ति की हो जाती है मृत्यु, लेकिन लतिका उसको भूलना ही नहीं चाहती है, उनको भूलती ही नहीं। हालांकि भूल तो कोई नहीं पाएगा, जिसको सच्चा प्रेम होगा किसी से वो उसको कभी नहीं भूल सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी अब वो उनकी यादों के सहारे रहती है। उनको एक दूसरा व्यक्ति है जो आगे मैं स्टोरी बताऊंगा, वो भी उनको अपने प्रेम का प्रस्ताव रखता है उसके सामने, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती। हालांकि खुश होती है कि चलो भाई मुझे प्रपोजल आ रहे हैं, मैं सुंदर लगती हूँ या जो भी उसके मन में आता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो अपने मतलब वो जो पुराना जो उसका प्रेमी था जिसकी डेथ हो गई है, वो उसकी यादों से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। तो ऐसी कहानी है। तो ये बताया गया है निर्मल वर्मा के द्वारा कि हमें अपने, अगर अतीत के बारे में हम सोचते रहेंगे तो हमको केवल निराशा और हताशा ही मिलेगी। इसलिए अतीत को जब तक हम विस्मृत यानी जब तक भुलाएंगे नहीं, हम भविष्य में संतुलित और सुचिंतित कदम नहीं बढ़ा सकते। अतीत को याद जरूर किया जाए, लेकिन अतीत के साथ बंध जाना सही नहीं है, ऐसा ये बताते हैं। अतः ये कहानी जो है मुक्ति का संदेश देती है, फिर चाहे वो मुक्ति अपने अतीत से क्यों ना हो, ठीक है। जो परिंदे होते हैं ना, परिंदे परिंदे जो पक्षी होते हैं वो बिल्कुल आजाद होते हैं, मुक्त होते हैं। जहां उनका दिल करता है वहां पे वो जाते हैं, जहां मन करता है वहां बैठते हैं, जो मन करता है वो चुगते हैं दाना वगैरह, ठीक है। इस तरीके से रहते हैं, तो परिंदे आजाद रहते हैं। तो परिंदे कहानी के माध्यम से निर्मल वर्मा यही बताना चाह रहे हैं कि भाई हमें भी एक परिंदे की तरह रहना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। परिंदे जो है यहाँ पे प्रतीकात्मक कहानी है, जिसमें परिंदों के माध्यम से मनुष्य के जीवन की एक विशेष स्थितियों की ओर संकेत किया गया है। परिंदे जो हैं बर्फ जब पड़ती है तो अब उसकी प्रतीक्षा में पहाड़ी स्टेशन पे बसेरा करते हैं, फिर बर्फ पड़ने पर वापिस से अपने डेस्टिनेशन यानी गंतव्य की ओर उड़ जाते हैं, ठीक है। एक जगह वो परमानेंट नहीं रहते हैं। कहानी के पात्र भी परिंदों की तरह ही प्रतीक्षा में है, और प्रतीक्षा की यही स्थिति जो है इस कहानी के केंद्र में है। अगर आप पूरी स्टोरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। परिंदे जो होते हैं दूर अनजानी दिशाओं की ओर चले जाते हैं। लतिका जो है, जो अपने भविष्य के प्रति बहुत निराश रहती है, यानी जीवन के बाद मृत्यु की अनजानी दिशाओं की ओर जाने की प्रतीक्षा में है कि भाई मेरा जीवन जल्दी खत्म हो और मैं मरूं, ऐसा वो चाहती है। इसका मूल स्वर जो है निराशा की भावनाएं हैं, क्योंकि भाई वो निराश है। इसके परिवेश में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कथानक जो है इसका मूल स्वर ढूंढने की चेष्टा व्यर्थ है। अगर आप इसके कंटेंट में ढूंढोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या मिलेगा? केवल दुख ही दुख मिलेगा इस स्टोरी में। तो चलिए समझते हैं थोड़ा और। स्कूल की लड़कियां जो होती हैं स्कूल बंद होने पर घर जाने की तैयारी में है, लेकिन लतिका जो है इस वर्ष भी पिछले साल की तरह हॉस्टल में ही छुट्टियां बिता रही है। अब लतिका क्यों नहीं जाती हॉस्टल से? क्योंकि भाई उसको अच्छा ही नहीं लगता। वो उसकी गिरीश नेगी की यादों में इतना खोई रहती है कि उसको घर ही नहीं जाना होता, ठीक है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ही सैड किस्म का, या फिर आप जो भी कह लो उसे, काफी दुखी किस्म की वो महिला है। यद्यपि हॉस्टल में छुट्टियां बिताना उसके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ देह होता है, क्योंकि कई लोग पूछ लेते हैं कि भाई इस बार भी नहीं जा रही आप, ऐसे ऐसे करके इनडायरेक्टली डायरेक्टली पूछ ही लेते हैं। तो कमरे की छत से पानी टपकता है,
और वर्षा की पूरी रात वो एक कोने में सिमट कर बिता देती है। सर्दी इतनी ज्यादा है कि बाथरूम के खुले रह गए दरवाजे से वह मिस वुड के आरामदेह कमरे में घुसकर समय बिताती है। ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके पास कोई भविष्य नहीं है, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचती ही नहीं है। ग्रीस नेगी मानो उसका भविष्य अपने साथ ले गया और वो रोती है, ठीक है। यानी ग्रीस नेगी जिससे वो प्रेम करती थी, अब वो मर गया है, वो नहीं है इस दुनिया में। तो अब उसके उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो भविष्य उसका लेके चला गया है, वो रोती रहती है हमेशा। ह्यूबर्ट ह्यूबर्ट नाम का एक व्यक्ति था, वो ना लतिका से प्रेम करता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि लतिका किसी और से प्रेम करती थी, उसकी डेथ हो गई, उसको कुछ नहीं पता। ह्यूबर्ट क्या करता है, एक प्रेम पत्र लिखता है और प्रेम पत्र उसको भेजता है। तो जब वो प्रेम पत्र को पाती है, उसको पढ़ती है, तो वो खुश हो जाती है। उसको अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसको लगता है कि वो आज भी किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। यानी जो उसका शरीर है, उसका जो उसकी जो पर्सनैलिटी है, वो कुछ ऐसी है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वो ये सोच के खुश हो जाती है, लेकिन वो उसके प्रेम को नहीं स्वीकार करती, ठीक है। उसके मन की भावना है कि उसको अच्छा लगता है कि मुझे प्रेम पत्र आया है, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं करती। क्यों? क्योंकि भाई वो अभी भी गिरीश नेगी से ही प्यार करती है, बेशक से वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो उसी से प्रेम करती है। परिंदे कहानी की जो भाषा शैली है, इसके आधार पे इसकी समीक्षा आपको करनी है। एक और क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो भाषा की दृष्टि से देखें तो परिंदे को नई कहानी माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, माफी चाहता हूँ। ये माना जाता है। मुहावरों का प्रयोग हुआ है इसमें। विशाल शब्द भंडार देखने को मिलते हैं। संवेदनापूर्ण कहानी है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव कहानी है। आपको ना थोड़ा दुख होगा लतिका को पढ़ के, आपको हर किसी को दुख होगा। निर्मल वर्मा की अभिव्यंजना शैली जो है बहुत खूब है, उनका वर्णन बहुत सुंदर है, क्योंकि कहानी पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। नाटकीयता का इस्तेमाल भी इस कहानी के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये इसकी भाषा शैली थी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है संस्मरण में से कि गुंगिया संस्मरण के आधार पे गुंगिया के जो चरित्र की विशेषताएं ये बताना है आपको, ठीक है। तो गुंगिया संस्मरण के आधार पे गुंगिया को पढ़िए, ठीक है। तो गुंगिया पे पूरी स्टोरी बना रखी है, आप उसकी वीडियो को देखो। अब मैं आपको बताता हूँ गुंगिया की क्या विशेषता थी। तो वो त्यागमयी महिला थी, यानी उसने अपने जीवन में कभी भी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। उसका भांजा था जिसका नाम था हुलसी, उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, यानी कि गुंगिया की बहन की मृत्यु हो जाती है। तब उसने उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाला, यानी अपने बच्चे की तरह पाला और उसको माँ का प्रेम दिया, ठीक है। वह खुद ही इच्छाओं और जरूरतों को भूल गई, क्या उसको चाहिए, क्या उसकी जरूरतें हैं, सब कुछ भूल गई। सिर्फ उसकी देखभाल में लगी रहती थी, दिन रात उसको ही पालने में लगी रहती थी। फिर ममता मई, यानी बहुत ही लविंग थी, बहुत ही मतलब अच्छी माँ थी। हालांकि वह हुलासी की असली असली माँ नहीं थी, फिर भी उसने उसको उतना ही प्यार दिया जितना एक माँ देती, ठीक है। वह उसके लिए खाना बनाती थी, उसको खूब देखभाल करती थी, उसको गोद में लेकर खिलाती थी। और उसका मातृ हृदय जो था वो सच्ची ममता का उदाहरण है, क्योंकि उसने अपनी बहन के बच्चे को इस तरीके से पाला था। सहिष्णु, यानी अपने जीवन में गुंगिया ने बहुत अपमान और तिरस्कार सहा था, ठीक है। अकेलापन झेला था। गूंगी होने के कारण उसकी शादी टूट जाती है, समाज उसको अस्वीकार करता है, यानी लोग उसको नहीं स्वीकार करते हैं। अंत में हुलासी भी उसको छोड़ देता है। कितना दुखमयी जीवन होता है बेचारी का, फिर भी वो शांत और सहनशील बन के रहती है। आशावान, गुंगिया को वर्षों तक हुलासी के लौटने की आशा बनी रही। जब उसे लगा कि हुलासी का पत्र आया है, तो वह छोटी सी उम्मीद से बहुत खुश हुई, ठीक है। और उसकी सकारात्मक सोच और उम्मीदों को दर्शाता है कि कितना वो पॉजिटिव सोचती थी। उसके साथ इतना गलत हुआ, लेकिन फिर भी वो सबके प्रति इतना सकारात्मक सोच रखती थी। वो बहुत ही सरल थी, बहुत ही सिंपल थी, इनोसेंट थी, बहुत ही भोली थी, ठीक है। वे बहुत सरल स्वभाव की थी। जब महादेवी वर्मा ने उसे खुश करने के लिए झूठा पत्र दिलवाया, तो उसे बिना शक किए उसने उसको हुलासी का ही समझा और बहुत खुश हुई। उसका भोला स्वभाव जो था उसकी मासूमियत को दिखाता है कि कितनी वो मासूम थी। संवेदनशील, हुलासी के द्वारा धीरे धीरे उसकी उपेक्षा की जाने लगी थी, लेकिन उसके बाद भी उसको कुछ कहती नहीं थी वो, ठीक है। उसका मन भीतर ही भीतर टूटता जा रहा था। उसके संवेदनशील जो हृदय थी उस पे चोट लगी, वो चुपचाप से उसको कहीं ना कहीं सहती रहती थी। बहुत दुखों में उसका जीवन बीता था, ठीक है। समर्पित यानी डेडिकेटेड रहती थी। तो गुंगिया ने हुलासी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उसने उसका पालन पोषण करा, उसकी पढ़ाई करवाई, उसकी सारी जरूरतों को पूरा करने में लगी रही। भले ही खुद की संपत्ति धीरे धीरे खत्म होती गई, लेकिन उसने अपना सब कुछ अपने उस बच्चे के लिए दे दिया, ठीक है। एकांकी लेकिन दृढ़, ठीक है।
यानी अपने माता पिता और बहन की मृत्यु के बाद वो अकेली रह गई थी, एकांकी रह गई थी, बिल्कुल अकेले रह गई थी, लेकिन फिर भी वो टूटी नहीं। उसने जीवन को साहस के साथ जिया और हुलासी की प्रतीक्षा में अपने अंतिम क्षण तक वो जीती रही। निष्कर्ष, यानी गुंगिया जो है, इसका जो चरित्र है वो त्याग, ममता, सहनशीलता और करुणा की मिसाल है। महादेवी वर्मा ने इस पात्र के माध्यम से एक ऐसी स्त्री को दिखाया है जो खुद नहीं बोल सकती थी, लेकिन उसका जीवन जो था बहुत गहरी मार्मिक कहानी कहता है। ठीक है, अगर आप इस स्टोरी को पढ़ोगे ना, आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। इतनी इमोशनल स्टोरी है, इतना गलत होता था इसके साथ, लेकिन फिर भी वो बहुत पॉजिटिव रहती थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि गुंगिया संस्मरण की तात्विक समीक्षा कीजिए या फिर इसका प्रतिपाद्य बताइए। तो तात्विक समीक्षा करते हैं चित्रात्मकता, यानी ये जो संस्मरण है ये चित्रात्मक है, बिल्कुल सजीव लगता है, इसको पढ़ के हर कोई भावुक हो जाता है। गुंगिया का चित्र जो है हमारे मस्तिष्क में आने लगता है। महादेवी वर्मा ने अपनी स्मृति के आधार पे इसको और ज्यादा सजीव सजीव बना दिया है, और इतने अच्छे से महादेवी वर्मा ने इसको लिखा है ना कि आप पढ़ के महादेवी वर्मा के फैन हो जाओगे। ठीक है, भाषा शैली की बात करते हैं। कम शब्दों में बहुत ही प्रभावशाली चित्रण किया है। कहावतों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, कई सारी जगह पे मुहावरे का यूज है, अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलेगा, साधारण बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल है, काव्यात्मक भाषा का इस्तेमाल भी कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, शब्द समूह की बात करें तो इसमें आपको अलग अलग तरह के शब्द मिलेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, हर प्रकार के शब्द इसमें मिलेंगे। ठीक है, और वर्णनात्मक शैली है, यानी गुंगिया को महादेवी वर्मा ने पूरा डिटेल में विस्तार से समझाया, वर्णन करके समझाया अच्छे तरीके से। गुंगिया और हलसी जो था, हुलासी जो था, इसके बारे में वर्णन किया है। प्रतिपाद्य की बात करें तो गुंगिया रेखा चित्र के माध्यम से, यानी संस्मरण के माध्यम से महादेवी वर्मा ने ग्रामीण समाज का वर्णन किया है कि गांव का समाज कैसा होता है। ठीक है, उन्होंने समझाया कि किस प्रकार समाज जो है किसी के साथ कठोर व्यवहार करता है, जैसा कि गुंगिया के साथ किया गया था। गांव के व्यक्ति जो है अशिक्षित होने के कारण विवश अवश्य है, लेकिन शहरी व्यक्तियों की तुलना में उनके अंदर मानवीयता और आपसी भाईचारे का भाव काफी देखने को मिलता है। ठीक है, गांव के लोग कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर भाईचारे का भाव शहरों के लोगों के मुकाबले ज्यादा होता है। ठीक है, फिर गुंगिया के माध्यम से लेखिका ने भाग्य से वंचित, यानी ऐसी महिला जिसका भाग्य, जिसकी किस्मत बहुत खराब थी, उसके बारे में दिखाया गया है, कैसे वो विवश होती है, कैसे समाज उसका तिरस्कार करता है। ठीक है, किस तरीके से उसके साथ मतलब भेदभाव होता है, ये सारी बातें दिखाई गई है। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कमेंट वाला है, इसमें एकांकी क्या होती है ये बताना है और कहानी के तत्व बताने हैं। ठीक है, तो एकांकी को देख लेते हैं। सबसे पहले एकांकी की बात करते हैं। एकांकी साहित्य की वह विधा होती है जो नाटक के समान अभिनय से संबंधित होती है और जिसमें किसी घटना या विषय के एक अंक के बारे में बताया जाता है। अब यहाँ पे समझिए, ये नाटक जैसा ही होता है एकांकी, लेकिन इसमें किसी के जीवन का एक अंक बताया गया था, बताया जाता है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा नाटक से छोटी होती है। नाटक तो पूरा होता है, शुरू से लेकर एंड तक होता है, उसमें जीवन के हर तत्व दिखाए जाते हैं, लेकिन इसमें केवल एक ही पार्ट दिखाया जाता है, इसलिए इसका नाम ही एकांकी पड़ गया है। ठीक है, कुछ आलोचक नाटक के लघु रूप को एकांकी कहते हैं। ठीक है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जो व्यक्ति है वही कहते हैं कि नाटक का जो छोटा रूप होता है वो एकांकी होता है, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आप मत मानना, नाटक के छोटे रूप को एकांकी नहीं कहते। ठीक है, नाटक नाटक होता है पूरा, एकांकी एक पार्ट को दिखाता है। तो दोनों विधाएं जो हैं अपने आप में स्वतंत्र शिल्प रखती हैं, यानी एकांकी अलग चीज है और नाटक जो है अलग चीज है, दोनों को आपको साथ में जोड़ के देखना ही नहीं है। ठीक है, एकांकी ने नाटक से भिन्न अपना स्वतंत्र एक स्वरूप प्रतिष्ठित किया है। एकांकी बड़े नाटक की अपेक्षा छोटा जरूर होता है, लेकिन उसका संक्षिप्त रूप नहीं होता। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हिंदी एकांकी के विकास क्रम को निम्न कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे भारतेंदु का युग था, द्विवेदी युग था, प्रसाद का युग था, प्रसाद के बाद का युग, स्वतंत्रता के बाद का युग। तो इस तरीके से चार कैटेगरी में इसको हम बांटते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं भारतेंदु और द्विवेदी युग। तो हिंदी में सबसे पहले एकांकी जो थी वो भारतेंदु ने लिखी थी। इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। फिर भी भारतेंदु के समय में जो प्रेम योगिनी है, ये हिंदी यहीं से माना जाता है कि हिंदी में एकांकी लिखी जाने लगी थी। ठीक है, इसमें एकांकीकार जो थे इन्होंने समाज में जो कुरीतियां थी, यानी समाज की जो बुराइयां थी, उसके बारे में लिखा था। ठीक है, फिर भारतेंदु ने भारत दुर्दशा लिखा है और प्रताप नारायण मिश्र ने कली कौकुत रूपक लिखा है। श्री शरण रचित बाल विवाह। ठीक है, ये सारी जो आप देख पा रहे हो, चौपट चपेट किशोरी लाल ने लिखा है, ये सब कुछ एकांकियां हैं जो बहुत फेमस एकांकियां हैं। फिर प्रसाद का युग आता है, इसमें हिंदी एकांकी का और विकास हो जाता है। ये दूसरा आप द्वितीय युग मान सकते हो एकांकी के लिए। इसमें आधुनिक एकांकी आ जाती है। ठीक है, इसमें बिल्कुल अलग तरीके से लिखा जाने लगता है
और ये 1929 में एक एक घूंट नाम की जो एकांकी है ये पब्लिश होती है। यहीं से हम एकांकी के शिल्प में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखते हैं। इसमें क्या होता है, आधुनिक ढंग से हिंदी में एकांकी का विकास प्रसाद युग में ही शुरू होता है, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट। इसी युग में जो एकांकीकार थे उन्होंने जो पश्चिमी देश थे उनका अनुकरण पर नवीन शैली में एकांकी लिखना शुरू करा, यानी पश्चिमी देशों के जो राइटर थे उनको देखकर लिखना शुरू करा, बिल्कुल नई तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया, ठीक है। जो प्रसाद पाश्चात्य जो वेस्टर्न जो नाटककार थे, जैसे हेनरिक हो गया, इब्सन हो गया, गाल्सवादी हो गया, बर्नार्ड हो गया, इनका प्रभाव कहीं ना कहीं इस समय के जो एकांकीकार थे उस पर पड़ा। एकांकीकार उनसे कहीं ना कहीं मोटिवेट होकर एकांकियों को लिख रहे थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग समय था इनके लिए। फिर प्रसाद के बाद का युग आता है। इसमें इसमें ये एकांकी की तीसरी अवस्था है, ठीक है। जो इसको दो स्टेप में देखते हैं, 1938 से 1940, फिर 1941 से 1947, ठीक है। तो जो प्रथम इसका स्टेप था, इस काल में प्रारंभिक समय में हिंदी एकांकी में अपने समय की जो विभिन्न समस्या थी उस पे खूब लिखा गया था, ठीक है। उस समय जो देश में समस्या होती थी उसमें विचित्र क्रांतिकारी परिस्थितियां, विषय की अलग शैली, अलग दृष्टिकोण, ये सब आने लगा था। तो इसके कारण क्या था, कहीं ना कहीं जो पाश्चात्य शैलियां थी उससे प्रभावित होकर एक नया तरीका आ चुका था, ठीक है। फिर इसका दूसरा जो युग होता है ये 1940 से 47 तक का समय था। इसमें भारत में जो आपत्तियां आई, ठीक है, इसी दौरान आप देखते हो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और युद्ध बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वॉर भी सेकंड भी जो था इसी दौरान हो रहा था। बंगाल में अकाल पड़ जाता है, आज़ादी की हुंकार होती है, विदेशी शासकों का जो अत्याचार था, चोर बाजारी जो थी, इन सब चीज़ों पे खूब चिंतन हुआ और इन सब चीज़ों पे भी एकांकी लिखी गई। उसके बाद हो जाता है देश आज़ाद 1947 के बाद से लेके अभी तक। अब जो एकांकी लिखी जाती है वो बहुत ज़्यादा अलग हो गई है, ठीक है, उनका एक नया रूप आ गया। फिर उसके बाद क्या होता है, रेडियो वगैरह आ जाता है। तो रेडियो आने से हिंदी एकांकी पर रेडियो का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब जो एकांकी लिखी जाती थी वो रेडियो पर सुनाई जाती थी, इसलिए एकांकी को बिल्कुल अलग तरीके से लिखा जाता था ताकि जो सुनने वाले लोग हैं, यानी जो रेडियो में उसको सुनेंगे, उनके लिए वो इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता था। तो दशरथ ओझा ने क्या लिखा है कि हिंदी के जितने नाटक आज रेडियो स्टेशन पर लाए जाते हैं उतने सिनेमा की प्रयोगशाला में भी नहीं होते हैं, ठीक है। नाट्य कला का भविष्य रेडियो रूपक रचयिताओं के हाथ में है। उस समय रेडियो बहुत चलता था इसलिए ये बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एकांकी को हमने समझा। अब हमें समझना है कहानी के तत्व। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कहानी के तत्व क्या होते हैं। सबसे पहला होता है कंटेंट, यानी कि किस कहानी का कंटेंट क्या है। फिर उसके कैरेक्टर होते हैं, फिर उसकी भाषा शैली होती है, उसके संवाद होते हैं, डायलॉग्स, ठीक है, उसका वातावरण होता है, उसका उद्देश्य होता है। तो ये सारी चीज आप बता सकते हो। तो यहाँ पे अपनी ये जो वीडियो थी ये वीडियो खत्म हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।